तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में चल रहा है, प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में चल रहा है। तो हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, उनके रोल क्या-क्या ज़रूरी हैं, ठीक? और एक चीज़ हमने ये बताया था फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो कभी-कभी एग्ज़ामों में पूछता है कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट के का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो निकोलसन करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे फंक्शनल न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट दिया था। फंक्शनल न्यूट्रिएंट हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट का सम होता है। ये हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट मिला के टोटल 21 होते हैं। कल हम लोग ने ये पढ़ा था और इसके पीछे जो ये कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे निकोलसन। सन निकोलसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और एक क्वेश्चन कल जो मुझे लगा कि कभी एग्जाम में हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। पूछो। जैसे कल आप बोले एन रेशियो नैरो है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होता है। इसके बाद कल एक था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस क्रॉप में सबसे ज्यादा होती है, तो अल्फा अल्फा या लूसर, ठीक है, अल्फा अल्फा या लूसर। लूसन जो है यहाँ पे हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सेटिंग क्रॉप है, यह हाई नाइट्रोजन फिक्सेटिंग क्रॉप। तो ये बात तो कल की बच गई थी। और न्यूट्रिएंट में हमने ये बताया था कि स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट या बेसिक स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट में हमारा कैल्शियम, अरे सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी न्यूट्रिएंट और हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमने इसको डिवाइड किया था, ठीक। तो इसी में हम एक हमारा क्या है कि इसी न्यूट्रिएंट की एक लिमिट वैल्यू होती है, मतलब एक प्लांट को कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, और या कितना मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लांट को चाहिए होगा ताकि इतना मिलेगा तभी प्लांट ग्रो करेगा। जिस ये कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ मिनिमम। तो कभी कभी एग्जामों में पूछता है कि लॉ ऑफ मिनिमम कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये भी है, ठीक है। थोड़ा वन लाइनर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मिनिमम जो दिया गया लीविग द्वारा दिया गया। लीविग हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारा लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। एसेंशियल न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट निकोलसन ने दिया था, ठीक। और बाकी हम लोग ने ये चीजें तो पढ़ ही ली थी, कैटायन क्या है, एनायन क्या है न्यूट्रिएंट्स में, ये सारी चीजें हम लोग को ऑलमोस्ट पता है, ठीक है। मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये कैटायन एनायन में ही डिवाइड कर लेते हैं, वहीं से समझ में आ जाएगा कि मेटल क्या है एनायन। और जो प्लस चार्ज वाले होते हैं वो जनरली हमारे मेटल होते हैं, और निगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं हमारे नॉन मेटल नेचर के होते हैं जनरली। तो कैटायन चार्ज प्लस चार्ज वाले क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज और जिंक और निकेल, ये हमारे मेटल्स में आते हैं। और रेस्ट जो हमारा एनायन फॉर्म में पी, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और सल्फर। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो हमारा बोथ कैटायन और एनायन फॉर्म में हमारा प्लांट में पाया जाता है। तो यही एक नाइट्रोजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर एनायन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। तो ये बात है। अब क्या है कि इनकी स्टेटस हम लोग निकालते हैं, और क्या है सॉइल टेस्टिंग भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। सॉइल में अगर बात करें, इंडियन सॉइल हम लोग ने सॉइल पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल भी पढ़ा, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारी इंडियन सॉइल है, इंडियन सॉइल में अगर डिफिशियंट कौन सा न्यूट्रिएंट डिफिशियंट है, अगर जनरल बात करें, इन जनरल बात करते हैं, अगर मेजर न्यूट्रिएंट की बात करें, मेजर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, डिफिशियंसी
तो इसका एग्जाम्पल आंसर होगा नाइट्रोजन। और अगर माइनर न्यूट्रिएंट की बात करते हैं इन जनरल, तो इसका आंसर है जिंक। तो इंडियन सॉइल में दो चीजें का हमारी ज्यादातर डिफिशियंट होती है हर सॉइल में, एक तो एन और दूसरा है जेडन। जेडन हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट और मेजर न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन। ठीक, तो इसी तरीके से हम सॉइल की आप सॉइल सैंपल भी लेते हो, सॉइल सैंपलिंग करते हो, ठीक है, और सॉइल टेस्ट का एनालिसिस करते हो। तो सॉइल टेस्टिंग हमारे लिए थोड़ी जरूरी चीज होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि सॉइल टेस्ट सैंपल हम कैसे लेते हैं, क्या होता है। तो अलग अलग क्रॉप के लिए हम अलग अलग लेते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए अलग डेप्थ का सॉइल लेना होता है, ठीक है, फील्ड क्रॉप के लिए अलग डेप्थ का सॉइल लेना होता है, ठीक है। तो हम इन जनरल बात करते हैं फील्ड क्रॉप ज्यादातर। तो अगर हमको किसी भी सॉइल का सॉइल सैंपल लेना है, ठीक, सॉइल सैंपल, तो हमको सबसे पहले ऊपर का जो थीन ग्रास लेयर होता है हल्का सा उसको साफ करना होता है, और एक वी वी शेप में हमको कट लगाना होता है। और वी शेप में कट लगाकर डेप्थ जो होगी, सॉइल की जो डेप्थ होगी वो हमारी 30 सेंटीमीटर की डेप्थ से, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लाइस लेके और यहाँ से थोड़ा सा स्लाइस लेके हमको सॉइल इकट्ठा करना है। और कितना लेना है, आप 1 किलो लीजिए, 1 kg सॉइल टोटल। और एक ही जगह से नहीं लेना है, आप इस लोकेशन से लीजिए, इस लोकेशन से लीजिए, इस लोकेशन से, जिग जैग मैनर में लेना है आपको। मतलब ऐसे लिया है तो फिर ऐसे लेना है, ऐसे। तो जो सॉइल सैंपल आप ले कलेक्शन करेंगे तो वो जिग जैग मैनर में करेंगे, एग्जैक्ट मैनर में करेंगे। और बहुत तरह की सॉइल होगी हमारी, मतलब हर पॉइंट से हम सॉइल लेंगे। हाँ, अवॉइड क्या क्या चीजें करनी होती है, आपको अवॉइड करना है कोई वेट प्लेस है, वेट प्लेस है, या ट्री का शेडेड एरिया है, ट्री के नीचे वाला एरिया है, या कहीं हम क्या खेत में किसी जगह पे हम काऊ डंग रखते हैं, ठीक है, तो उसको भी हमको अवॉइड करना है, ठीक है। कंपोस्ट पिट को अवॉइड करना है, ये सारी चीजों को हमको अवॉइड करना है, बंड एरिया अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम लेते हैं, और 1 किलो सैंपल लेने के बाद उसको हम इस तरीके से एक यूनिफॉर्म बैग में इसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हैं, और इसके बाद इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक। इस कंपार्टमेंट में डिवाइड करने के बाद अल्टरनेट कंपार्टमेंट को डिस्कार्ड करते जाते हैं, मतलब इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। फिर ये प्रैक्टिस तब तक करते हैं, रिपीट इसको तब तक करना है हमें जब तक ये सैंपल हमारा जो है 500 ग्राम तक ना आ जाए, ठीक, आधा किलो तक हम ले लेते हैं, ठीक है। 500 ग्राम बहुत ही ऑप्टिमम सॉयल सैंपल साइज होता है, ठीक है, सैंपलिंग के लिए सॉयल सैंपल के लिए बहुत ही अच्छा सा साइज है, ठीक है। हालांकि इससे इससे कम में ही हमारा हो जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा सॉयल सैंपल के वेट 500 ग्राम होता है, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। आप जो फरो स्लाइस हाँ है, ठीक, इसको ड्राई करते हैं और फिर इसमें हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं, जैसे ईसी है, पीएच है, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, हेल्थ कार्ड। तो इसमें हम क्या क्या पीएच पैरामीटर निकालते हैं, सॉइल की पीएच क्या है, ईसी क्या है, ठीक है, और उसके बाद अवेलेबल ना एन, पी, के, ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। ये सारी चीजें हम जनरली सॉइल के बारे में लेते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम वहां पे डोज सिगमेंट करते हैं, ठीक। तो इसी तरह के बेसिस पे हम लोगों ने अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग वैल्यू रखा है कि लो कब होगा, सॉइल का स्टेटस लो कब होगा, सॉइल का स्टेटस मीडियम कब होगा, और सॉइल का स्टेटस हाई कब होगा, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि एक फरो स्लाइस के वेट कितना होता है, ठीक है। अगर सॉइल वेट या वेट ऑफ फरो स्लाइस, उसके वेट की वैल्यू भी किस कभी कभी हमको एग्जाम्पल या एग्जाम में देखने ऑप्शन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो
वेट ऑफ सॉइल फरो स्लाइस। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 2 × 10⁶ kg पर हेक्टेयर। ये हमारी वैल्यू है। कभी कभी एक बुक में या कांतवा के बुक में ये दिखता है। ठीक है, तो ये है। तो अब हमने जो बात की कि अलग अलग पैरामीटर्स देखते हैं, ईसी, पीएच और वो सारी चीजें तो हमको मालूम है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, फिर पीएच कितना कम होना चाहिए। लेकिन जो हमसे हमसे रिलेटेड है या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन। ठीक, तो इसका जो रेंज है, मीडियम रेंज में लिखाऊंगा सबका। ठीक है, मीडियम रेंज अगर हमको बात करनी है तो 250 टू 500 kg पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में अगर 250 से 500 किलो पर हेक्टेयर हमारा नाइट्रोजन है तो उसको मीडियम रेंज कहते हैं। लेस देन 250 है तो लो, अगर उससे ज्यादा है तो वो हमारा हाई में होगा। ठीक है, तो जनरली हमारे इंडियन सॉइल लो पीएच या लो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन में या कंटेंट में आता है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, फास्फोरस। फास्फोरस की बात करें तो पी की बात करते हैं तो ये हमारा 20 से 50 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, मीन्स 20 टू 50 kg पर हेक्टेयर हमारा ये आता है। और अगर हम केवल ये P2O5 परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये P2O5 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर P% की बेसिस में बात करते हैं तो ये हमारा और भी कम हो जाता है, मीन्स 12.5 टू 25 kg पर हेक्टेयर इन पी पर फॉर्म। अगर पी की बात करें, अवेलेबल पी यानी केवल फास्फोरस की बात कर रहे हैं। अगर ऑक्साइड निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है तो 2.29 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ये हमारा इसमें आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो नियरली याद रखने के लिए 20 से 50 फास्फोरस के लिए याद रखो, बहुत ठीक है वैल्यू होती है। ठीक, अब बात करते हैं हमारा ऑर्गेनिक कार्बन, या नहीं पोटेशियम भी लिख लेते हैं फिर ऑर्गेनिक कार्बन में। ठीक, पोटेशियम यानी जो के की वैल्यू है, जो पी की वैल्यू है, ये एन की। ठीक, ये इसकी सबकी मीडियम रेंज लिखवा रहा हूं मैं। ठीक, अब जो हमारा पोटेशियम की जो वैल्यू है वो होती है 140 टू 280 kg पर हेक्टेयर, यानी ये हमारी मीडियम वैल्यू है। ठीक है, तो इससे अगर 140 से कम है तो लो, और बात करें तो मीडियम, और उसके बाद हाई। तो जनरली हमारे इंडियन सॉइल में पहले पोटेशियम रिच होते थे, पेरेंट मटेरियल हमारे पोटेशियम रिच होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पोटेशियम की भी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ठीक, तो ये हमारी इसकी बात हो गई। कैल्शियम वोल्शियम की तो पूछता नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन का पूछ लेता है। सर ये के का है कि के2 होगा? ये हमारा के है। ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कार्बन वाला सबसे ज्यादा पूछता है। 0.5 से 0.75 जो है ये हमारा मिड रेंज है। ठीक है, इससे ज्यादातर हमारी जो इंडियन सॉइल है उसमें 0.5 से कम ही हमारा पाया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, बाकी का तो पीपीएम में होता है, वो सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज और पूछता है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे हम इसका एस्टिमेशन करते हैं, एनालिसिस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कार्बन कोई केजी में नहीं होता, ये परसेंटेज में निकाला जाता है। ठीक है, तो
सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो इसमें जो है अवेलेबल नाइट्रोजन निकालने के लिए हम एल्कलाइन परमैंगनेट KMnO4 मेथड इस्तेमाल करते हैं। KMnO4 मेथड ये यूज किया जाता है। इसी को पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्कलाइन KMnO4 मेथड ये हमारा अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए होता है। और यही हमारा क्या है, जेल्डाल मेथड। अगर टोटल नाइट्रोजन की बात करें, अगर टोटल नाइट्रोजन निकालना होता है तो हम लोगों ने 12th की केमिस्ट्री के बुक में भी पढ़ा है कि टोटल नाइट्रोजन के लिए हम जेल्डाल मेथड का प्रयोग करते हैं। मेथड इस पे न्यूमेरिकल भी होता है केमिस्ट्री के बुक में, तो वो हमारे पार्ट का नहीं है। ठीक, अब फास्फोरस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है कि अगर एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है तो फास्फोरस के लिए हम ब्रे नंबर 1 यूज करेंगे। ये प्रोसेस का नाम है, ब्रे नंबर 1 मेथड हम यूज करते हैं। और अगर न्यूट्रल और बेसिक है, न्यूट्रल और बेसिक पीएच है, तो इसके लिए हम लोग ऑल्सेन मेथड यूज करते हैं, ऑल्सेन मेथड। ठीक है, तो ज्यादातर फास्फोरस से रिलेटेड ही पूछता है। ठीक है, कि न्यूट्रल और उस पीएच के लिए क्या यूज करते हैं। बाकी पोटेशियम के लिए हम लोग यूज करते हैं, फ्लेम फोटोमीटर यूज करते हैं या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, फ्लेम फोटोमीटर इसके लिए यूज किया जाता है। और अमोनियम यानी कि जितने भी कटायन हैं, स्पेशली जितने भी कटायन हैं, ठीक है, उसकी एस्टिमेशन हम फ्लेम फोटोमीटर से ही करते हैं। एल्कली और जो हमारा ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम फ्लेम फोटोमीटर से करते हैं। ठीक है, अलग अलग फ्लेम पे अलग अलग वो कलर देते हैं, उसके बेसिस पे हम इसका वैल्यू निकालते हैं। और इसमें जो हम सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम एसीटेट का यूज करते हैं। ठीक है, अमोनियम एसीटेट को एज ए मीडियम हम यूज करते हैं, टेट को यूज करते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन से रिलेटेड भी पूछता है। ऑर्गेनिक कार्बन किस मेथड से हम लोग निकालते हैं, तो वैकले एंड ब्लैक मेथड, यानी ये रैपिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और 3 मेथड होते हैं। ठीक है, तीनों कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है। इसको इसमें जो है साइंटिस्ट का नाम क्या, वेल्के एंड ब्लैक मेथड। पहला तो ये मेथड होता है। दूसरा मॉर्गन मेथड से भी हम ऑर्गेनिक कार्बन निकालते हैं। ठीक है, बस इसको ज्यादातर तो यही पूछता है, वैकले एंड ब्लैक। और जो हम लोग लेबोरेटरी में निकालते हैं वो रैपिड ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। ठीक है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट से रैपिड ऑक्सीडेशन करने MnO4। ठीक है, इससे भी ऑर्गेनिक कार्बन एस्टिमेशन किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ तरीके थे और जो कि हमारे एग्जाम में यह पूछता है। ठीक है, इसके बाद बात कर नाइट्रोजन के लिए ये मेथड, हाँ, एल्कलाइन ये मतलब KMnO4 मेथड। नाइट्रोजन में बोले हैं, 2 हाँ, मेथड है अवेलेबल उसमें। नाइट्रोजन। अवेलेबल और नाइट्रोजन अगर के लिए KMnO4 ये अलग मेथड है। हाँ, एल्कलाइन KMnO4 मेथड। अगर टोटल नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, हमारे सॉइल में कितनी नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके लिए हम जेल्डाल मेथड यूज करते हैं। लेकिन उस नाइट्रोजन में कितना हमारे प्लांट को अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, उसके लिए हम KMnO4 का बात करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन क्या हो सकता है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई रेसिड्यू है तो उसमें भी पाया जा रहा है, लेकिन क्या वो अवेलेबल है कि नहीं, उसकी के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं KMnO4। क्योंकि अब हमारे मिट्टी में पता है कि नाइट्रोजन है इतना, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका क्या काम है। तो हम इसीलिए जो सॉइल सैंपल के लिए यूज करते हैं, हम एल्कलाइन KMnO4 मेथड ही यूज करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि सॉइल हेल्थ या सॉइल में
कितना हमारा नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल है प्लांट के लिए। तो ये सारी कुछ बातें थी, ठीक, इतनी है मुझे करनी थी। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक। तो रोल पढ़ने से पहले एक डिफिशियंसी सिम्टम्स देख लेते हैं कि किसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स कहाँ पे दिखती है, और ताकि एक दिमाग में आइडिया बन जाए और एक चार्ट बन जाए कि हाँ इसकी डिफिशियंसी यंग लीफ में आती है, इसकी ओल्ड में आती है, ठीक है, ये इस तरीके से आती है। वो हमारा एक बार चार्ट बन जाएगा तो उसके बाद हम फिर 1 बाय 1 उसके रोल पढ़ते जाएंगे। सिम्टम इसमें सबसे पहले हमारा है ओल्ड लीफ, न्यू लीफ, ओल्ड एंड न्यू बोथ, एंड टिप या टर्मिनल बर्ड। बस जहां पे हमको इन न्यूट्रिएंट का हमको डिफिशियंसी पहली बार दिखेगा, ठीक। तो अगर हम एक प्लांट बनाते हैं थोड़ा सा तो देखते हैं, तो ओल्ड लीफ कहाँ होगी? ओल्ड लीफ हमारी ये वाला रीजन जो है हमारा ओल्ड लीफ, नीचे की तरफ हमारी लोअर लीफ हमारी ओल्ड लीफ होती है। ये जो मिड रीजन होता है ये हमारी न्यू लीफ का रीजन होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको टर्मिनल पोर्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। ओल्ड लीफ में डिफिशियंसी सिम्टम्स कौन कौन शो करते हैं? पहला तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट तीनों हमारे ओल्ड लीफ पे डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, ठीक। न्यू लीफ पे कौन कौन करता है? सल्फर, आयरन, मैंगनीज, कॉपर। और ये जिंक, जिंक की डिफिशियंसी हमारी ओल्ड और न्यू दोनों पे होती है। और टर्मिनल बर्ड पे हमारा कैल्शियम एंड बोरॉन, इस पे इसकी डिफिशियंसी होती है। तो ये ज्यादातर तो यही दोनों पूछते हैं। अगला जो पूछता है वो सल्फर और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और सल्फर की डिफिशियंसी देखने में एक जैसी होती है, सब कुछ सेम होता है, पैटर्न भी सेम होगा, बस डिफरेंस आ जाता है कि लोअर लीफ है तो वो हमारा नाइट्रोजन डिफिशियंसी, अपर लीफ है तो सल्फर डिफिशियंसी है, ठीक। इसमें भी हम लोग फर्दर इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? इसमें हम लोग कहते हैं कि विथ डेड स्पॉट, जो डेड स्पॉट के साथ है, विथ डेड स्पॉट, और विद नो डेड स्पॉट, यानी कोई स्पॉट आपको नहीं दिखता लीफ पे, ठीक। तो इस तरीके में आपका आता है पोटेशियम एंड मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम और पोटेशियम जो है हमारा ओल्डर लीफ में लगते हैं, लेकिन इसमें कोई भी डेड स्पॉट नहीं बनता। जबकि हमारा बाकी रिमेनिंग क्या है? पी एन एंड एम जी, ये तीन बचे हमारे। इसमें येलो वेंस और ग्रीन वेंस, यानी वेंस क्लोरोसिस जिसको कहते हैं ना, कि प्लांट का जो कलर होगा वो येलोइश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पूरी की पूरी लीफ इंक्लूडिंग वेंस, मतलब उसकी जो मिड रिब है या लैटरल वेंस है वो भी येलो हो जाती है, तो वो हमारा मीन्स येलो वेंस। और एक क्या है? ग्रीन वेंस, मतलब मिड रिब छुटी हुई है या लैटरल वेंस, वेंस जो है ग्रीन है, बस वेंस के बीच का जो इंटरवेनल स्पेस है वही येलो हुआ है हमारा। तो इसमें क्या है, जो डिफिशियंसी सिम्टम्स येलो शो करता है वो है नाइट्रोजन का, ठीक। और इसमें हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है। और फास्फोरस का भी हम लोग पढ़ेंगे, ये एक मोटा मोटा आइडिया लगाने के लिए होता है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्पल कलर आता है तो फास्फोरस डिफिशियंसी है, ठीक है। पोटेशियम में
लीफ स्क्रॉचिंग हो जाती है टर्मिनल से, वो सारी चीजें हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ये फर्दर इसको भी हम लोग इसी पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रीन एंड येलो। तो येलो में हमारा आ जाता है सल्फर और कॉपर। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, सल्फर और हमारा नाइट्रोजन सेम है, बस डिफरेंस यहाँ ओल्ड और न्यू का है। ग्रीन में बात करते हैं तो आयरन और मैंगनीज। ये एक टेबल है जिसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, और इसी को दिमाग में रखते हुए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना। तो पहला जो है हमारा नाइट्रोजन, उसका यूज क्या है प्लांट में, और डिफिशियंसी से क्या होता है, एक्सेस होने से क्या होता है। ठीक है, और डिफिशियंसी सिम्टम्स तो हम लोगों ने हल्का हल्का देख ही लिया। ठीक है, तो वन बाय वन थोड़ा थोड़ा चार्ट बनाते हुए चले जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। ठीक, नाइट्रोजन एन। ठीक, सारी चीजें दिमाग में लेके चलते रहना, जितनी चीजें हमने नाइट्रोजन के बारे में बताई है, ये कैटायन एनायन दोनों के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्राइट अमोनियम दोनों है। ठीक है, अमोनियम फॉर्म में राइस लेता है। ठीक है, बाकी सारे क्रॉप, तो जितनी चीजें हमने बताई है ये सारी चीजें यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करना, ताकि रिवाइज भी होता चले। ठीक है, तो प्लांट के अंदर, ठीक है, जो प्लांट का कंसंट्रेशन होता है उसमें 96% जो होता है हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और इनसाइड प्लांट नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन 1.5 होता है। ठीक है, इसको एक बार चार्ट बनवा के लिखवा देंगे। अभी की बात करते हैं, तो इसका जो मेन रोल है, इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट। इसका जो मेन काम है ग्रीन कलर टू द प्लांट, पहला ही काम है यही है कि प्लांट के ग्रीन प्लांट को ग्रीन कलर देता है। दूसरी चीज क्या है कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को इनहेंस करता है। ठीक है, दूसरा रोल क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ। ये इसके रोल हुए। ठीक, अब देखो डिफिशियंसी सिम्टम्स यहाँ पे कहाँ पे आती है इसकी, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की बात करें तो हमने पहले ही देखा ये लोअर लीफ पे होती है। लोअर लीफ बोलने का मतलब हमारे ओल्डर लीव्स पे होती है, और इसी चीज को हम कहते हैं क्लोरोसिस, यानी येलोइंग, या लोअर लीफ की क्या होगी, येलोइंग, येलोइंग ऑफ लीफ, इसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। तो टेक्निकल वर्ड यूज करें तो क्लोरोसिस। तो कभी कभी पूछ देता है कि क्लोरोसिस और नेक्रोसिस क्या होता है। तो नेक्रोसिस में क्या होता है, प्लांट या लीफ जो होती है पूरी तरीके से मर जाती है, जबकि क्लोरोसिस में क्या है, उसका उसकी ग्रीन कलर जो है या जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लॉस कर जाता है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा ज्यादातर प्लांट जो है ग्रीन ना होकर येलो हो जाता है। ठीक, तो पहला डिफिशियंसी यही है, और इसमें हमारा अगर हम बहुत ज्यादा अगर प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई कर देंगे तो हमारा जो फर्दर क्लोरोसिस है वो आगे चल के क्या हो जाता है, नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम नाइट्रोजन के लिए एक और रोल बताते हैं, ये सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एक पीजीआर है, उसके सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल करता है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी नाइट्रोजन से रिलेटेड। इसकी डिफिशियंसी वी शेप्ड क्लोरोसिस होती है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, और ज्यादा एक्सेस नाइट्रोजन देने से, ठीक है, ये तो डिफिशियंसी में हमने बताई कि ये चीजें होती हैं। अगर ये एक्सेस में हो जाती है, अगर नाइट्रोजन आपने एक्सेस में दे दिया, तो क्या है कि पेस्ट और डिजीज के अटैक बढ़ जाते हैं, क्योंकि सकुलेंसी जो है, वेजिटेटिव ग्रोथ अगर बढ़ जाती है तो वो प्लांट जो है हमारा सकुलेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा रसदार हो जाता है, वहां पे जो है पेस्ट और डिजीज काफी ज्यादा लगते हैं, और लॉजिंग की भी प्रॉब्लम आती है, मीन्स अगर हवा चलेगी तो प्लांट हमारा गिर भी सकता है। तो लॉजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप ज्यादा चीजें देते हो। और नाइट्रोजन देने से क्या होता है कि आपकी रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो कम हो जाती है, वेजिटेटिव फेज ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर फ्लावरिंग है, ये सारी चीजें, तो वो डिले हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और
डाउनवर्ड कपिंग भी देखने को मिलता है अगर आपका अमोनियम, जो अगर अमोनियम नाइट्रोजन जो होता है अगर वो बहुत ज्यादा प्लांट्स में दिखने लगती है, ठीक है, तो आपका डाउनवर्ड कपिंग होती है, लेकिन ये कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। यही जो है कॉलीफ्लावर और टोमेटो दो ऐसे डिजीज हैं जो कि जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कॉलीफ्लावर में बात करें तो एक डिजीज होती है बटनिंग, ठीक है। ये क्यों होती है? नाइट्रोजन डिफिशियंसी से होती है हमारी, ठीक। मीन्स क्या करने का मतलब, बटनिंग मीन्स हमारा जो कर्ड होता है, ये जो कर्ड होता है जिसको हम खाते हैं, ये बहुत ही छोटा हो जाता है और इसकी लीव्स बहुत बड़ी हो जाती है। तो अगर आप लीफ के अंदर जाके देखोगे तो कर्ड जो है एक बटन जैसा दिखता है, इसलिए इसको बटनिंग कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जो नाइट्रोजन से रिलेटेड पूछता है। दूसरी की बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है फॉस्फोरस। फोरस, ठीक। तो फॉस्फोरस की बात करें तो इसका काम है, एनर्जी स्टोरेज का काम होता है। मेनली जो हमारे प्लांट को जो या हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो प्लांट एनर्जी लेता है, प्लांट के लिए ही बात करते हैं, प्लांट का एनर्जी जो होता है, एक एनर्जी करेंसी हम लोग उसको कहते हैं, एटीपी और एडीपी के फॉर्म में लेता है, ठीक है। तो एटीपी एडीपी ये जनरली हमारे क्या है, इसी फॉर्म में हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है। मीन्स अगर एक जगह एनर्जी स्टोर है तो वो कहीं एटीपी एडीपी में बदल रहा है, एडीपी एटीपी में बदल रहा है, मीन्स इस फॉर्म में हमारा एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जो मेजर काम है फॉस्फोरस का वो एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी के लिए होता है, इसी को हम एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट काम तो इसका यही हो गया कि ये हमारा एनर्जी स्टोरेज है। दूसरा इसका काम क्या है, ये रूट डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। इसका मेजर दूसरा काम क्या है, रूट डेवलपमेंट। रूट डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम लोग बेसल में फॉस्फोरस का यूज करते हैं, ठीक। और भी क्या है, बहुत सारे जो हमारी न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। हाँ, इसमें तो हमने बताया नहीं, नाइट्रोजन जैसे जितनी भी हमारी प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड से तो बनती है, और अमीनो एसिड का एक प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट हमारा क्या है, नाइट्रोजन भी होता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और फाइटीन है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारा फॉस्फोरस किस में पाया जाता है, वो फाइटीन, फाइटीन एंड बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड में के लिए फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजर तो इसका एनर्जी करेंसी यही रोल होता है, और हमारे प्लांट की डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। रोल में ही क्या है, डिजीज इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी, प्लांट की डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन जो मेजर अगर कभी भी पूछता है डिजीज रेसिस्टेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, तो वो फॉस्फोरस नहीं होता, वो पोटेशियम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर दोनों दिया है तो हमको पोटेशियम के साथ जाना है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं फॉस्फोरस से रिलेटेड, ठीक। और ये हमारे प्लांट में तो मोबाइल होती है, लेकिन इमोबाइल होती है, सॉइल के अंदर इमोबाइल होती है, ये सारी चीजें अभी हम एक जगह लिखवा देंगे। अब फॉस्फोरस की डिफिशियंसी से आपको क्या देखने को मिलता है, इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करें तो डिफिशियंसी सिम्टम्स में बात करते हैं तो ये जो है कि लोअर साइड में लगता है, और जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है पर्पल कलरेशन, जहां पे हमारा फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होती है वहां पे लीफ पे पर्पल कलरेशन होता है, और यही फिर फर्दर जाके ब्राउनिंग होने लगती है, ठीक है।
ब्रॉन्जिंग, जिसको ब्रॉन्ज कलर कहते हैं, ब्रॉन्जिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये दोनों डिफिशियंसी कहीं अगर लिखा आता है तो ये मतलब होता है कि फास्फोरस के रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं। ठीक, और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फास्फोरस से रिलेटेड पूछता है कि की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ, इतने न्यूट्रिएंट हैं तो उसमें की ऑफ लाइफ अगर किसी को कहते हैं तो वो हम फास्फोरस को कहते हैं, क्योंकि इसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए सभी एसेंशियल है, ऐसा नहीं सभी के बिना नहीं कर सकता, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारे लिए फास्फोरस है। ठीक है, और ये लाइफ यानी प्लांट की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है, नए सेल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे यूजेस होने की वजह से इसको हम की ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक, और जो इसका डिजीज, जो एक इंपॉर्टेंट डिजीज जो एग्जामों में देखने को मिलता है वो है सिकल लीफ डिजीज। लीफ जो है वो सिकल शेप में हो जाएगा, तो सिकल लीफ डिजीज जो है ये हमारे फास्फोरस डिफिशियंसी से होता है। तो ये सारी बातें रही फास्फोरस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम के प्लस, तो पोटेशियम के रोल के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हमारे प्लांट की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सारा चीज इसी पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा कब खुलेगा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सबसे ज्यादा तो काम इसका यही है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, मेजर काम इसका जो है ऑस्मो रेगुलेशन का है। ऑस्मो रेगुलेशन से में क्या है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रांसपिरेशन, और बहुत सारी चीजें हैं, एंजाइम एक्टिविटी, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे एक्टिविटी जो है सब ऑस्मो रेगुलेशन से ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पोटेशियम के लिए है कि ये हमारा ऑस्मो रेगुलेशन में इस्तेमाल होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, शुगर का ट्रांसलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस रेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दो चीजें और लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शुगर, फोटोसिंथेसिस। ठीक, ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल क्लोजर और वो उसी में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इसकी मेजर रोल्स में आते हैं, और इसको हम स्ट्रेस अवॉइडर भी कहते हैं। प्लांट के स्ट्रेस को दूर करता है और डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी। तो ये सारी चीजें थी जो कि पोटेशियम से रिलेटेड बात थी। ठीक है, कि आपका क्या है, के प्लस में पौधा इसको लेता है, के प्लस के फॉर्म में लेता है। हाँ, फास्फोरस के रिलेटेड में भी बात कर ले। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन किस फॉर्म में अपटेक कर रहा है प्लांट, वो हमारा कर रहा है अमोनियम या नाइट्रेट, NO3 माइनस ज्यादातर, और कुछ में NH4 प्लस में भी करता है, क्योंकि फास्फोरस जो है वो हमारा पीएच पे डिपेंड करता है। ठीक है, 7 है, इससे ज्यादा जाएंगे तो PO4 3 माइनस। ठीक है, HPO4 डबल माइनस। ठीक है, H2PO4 माइनस। एसिडिक पीएच पे ये इस फॉर्म में होता है, बेसिक पीएच पे ये PO4 ट्रिपल माइनस के फॉर्म में होता है, और न्यूट्रल में इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मीन्स अगर पीएच बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी। ऐसे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है तो H3PO4 है। ठीक है, जैसे जैसे
पीएच बढ़ता जाएगा, एक एक एच हम कम करते जाएंगे, लास्ट में एच पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे। उसी तरह पोटेशियम हमारा के प्लस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी पोटेशियम से रिलेटेड। ठीक, इसको इसके लिए एक होता है हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है कि प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो कोई सिम्टम शो नहीं करता है। तो इस तरीके के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यही पूछता है हिडन हंगर जो है किस न्यूट्रिएंट से एसोसिएटेड है, तो वो हमारा पोटेशियम के लिए एसोसिएटेड है। पोटेशियम का ज्यादातर सिम्टम इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट तो होती है लेकिन वो कोई उसकी सिम्टम शो नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ शुगर है, स्टार्च है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पोटेशियम की हमारा इंपॉर्टेंस है। अब डिफिशियंसी की बात करें, डिफिशियंसी में हमने बताया कि ओल्डर लीफ में तो होगा ही। ठीक, लेकिन जो इसका जो हमको डिफिशियंसी देखने को मिलती है, अगर ये लीफ है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्रॉचिंग मीन्स बर्निंग इफेक्ट जो है ये लीफ के मार्जिन पे हमको देखने को मिलती है। तो ये एक पहचान होती है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉचिंग ऑफ द लीफ, लीफ मार्जिन, लीफ के मार्जिन पे आपको बर्निंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों में क्या है कि आप बहुत से ज्यादा आप देखते होंगे कि अधिक मात्रा में आपने, जैसे हमने टोबैको में बताया था कि केसीएल अगर एमओपी डाल दें, ठीक है, तो उसमें क्लोरीन का कंसंट्रेशन होने से बर्निंग होने लगती है। तो इसकी भी एक्सेस क्वांटिटी अगर पड़ती है, ठीक है, तो प्लांट हमारा अपटेक करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लांट इसको कोई बहुत ज्यादा बर्निंग इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, लेकिन जब एक तरीके से अगर इसकी डिफिशियंसी होती है, आप एक प्लांट में ज्यादा फॉस्फोरस डाल दीजिए एंड पोटाश डाल दीजिए तो एक्सेस इफेक्ट इसका कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो दिखती है। जैसे अभी हमने नाइट्रोजन में बताया कि एक्सेस अगर नाइट्रोजन हो जाती है, ठीक है, तो नाइट्रोजन की वजह से लॉजिंग हो जाएगा, पेस्ट अटैक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन पोटाश के एक्सेस से बहुत सारी चीजें आपको विजिबल सिम्टम्स नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ये अब प्लांट इसको अपटेक करता रहता है। तो ये सारी चीजें थी पोटेशियम से रिलेटेड। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे जो टोबैको के हमने जो है होती है लीफ बर्निंग या बर्निंग इशू का क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, तो टोबैको की लीफ में दिक्कत होती है, तो वो क्लोराइड आयन की डिफिशियंसी या क्लोराइड आयन की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। जबकि पोटेशियम से कोई भी एक्सेस डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे प्लांट से नहीं देखने को मिलता है। तो ये पोटेशियम से रिलेटेड बातें थी। इसमें डिजीज कोई बहुत स्पेसिफिक डिजीज नहीं है जो पूछता है। पोटेशियम से यही एक हिडन हंगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, दूसरा डिजीज रेजिस्टेंट कौन देता है उससे पूछता है, और स्क्रॉचिंग ऑफ लीफ मार्जिन, ये तीन चीजें हैं जो कि पोटेशियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारे तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के बारे में थोड़ा वन बाय वन चलते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें तो ये इसका मेजर जो काम है कैल्शियम का, ये स्ट्रक्चरल काम है। जो हमारे सेल वॉल होते हैं प्लांट, ऐसे हम मान जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। तो सेल वॉल के बी का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका कैल्शियम है। ठीक है, आपकी हड्डियों के में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल वॉल, सॉरी कैल्शियम। ठीक है, आपकी बोन्स की स्ट्रांगनेस के लिए, ठीक है, आपके सेल वॉल की स्ट्रांगनेस के लिए, जिससे प्लांट एक रिजिड या एक स्ट्रक्चर पाता है। तो कैल्शियम का मेन जो काम होता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। ठीक, उसके बाद सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, और जो हमारा मिडिल लेमेला होता है ना, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच का जो एसोसिएशन होता है,
जिसको हम मिडिल लैमेला कहते हैं, ये जो मिडिल लैमेला होता है ये हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे मिडिल लैमेला का। ठीक है, तो ये भी सेल वॉल से रिलेटेड है, मिडिल लैमेला। और इसकी जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होती है सबसे ज्यादा तो आपके टिप पे ही होती है, जो हमने शुरू में ही ये बात लिख दी थी कि कैल्शियम की जो डिफिशियंसी होती है वो हमारे टर्मिनल बर्ड पे आती है। तो ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो इसकी जो डिफिशियंसी है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसका मेजर काम है। ठीक है, सेल डिवीजन और बाकी कटायन एनायन बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेन चीज है कि एक सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। डिफिशियंसी यही वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिफिशियंसी से क्वेश्चन पूछता है। इसकी टिप पे आती है, टर्मिनल पे आती है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑन द टर्मिनल बर्ड। और टर्मिनल बर्ड पे क्यों आती है? क्योंकि यह प्लांट के अंदर इमोबाइल होता है, इमोबाइल इन प्लांट। अभी हम लास्ट में एक लिखेंगे कि कौन सी न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर अच्छा मूव करते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर अच्छा मूव करते हैं। तो जो आपका कैल्शियम है वो प्लांट के अंदर उसकी मोबिलिटी ही नहीं होती, और जब मोबाइल ही नहीं होता तो वो ऊपर तक जा नहीं पाता, ऊपर तक जा नहीं पाता, तो हमारी डिफिशियंसी सिम्टम ज्यादातर ये देखने को मिलती है और एट द टॉप ऑफ द क्रॉप। डिजीज इसमें इंपॉर्टेंट है। डिजीज इसमें कौन कौन सी होती है? एक तो ब्लॉसम इन रॉट, सबसे पॉपुलर तो यही डिजीज है, DER डिजीज। ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी पूछा है, BER डिजीज किस क्रॉप से एसोसिएटेड है, ठीक है, और क्यों होता है? तो ये टोमेटो से है। ठीक है, और ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी, CNC। ठीक, एक ये हो गया ब्लॉसम इन रॉट। और दूसरा क्या है? टिप हुकिंग। मीन्स अगर टर्मिनल पे अगर कोई दिक्कत है तो टिप क्या है, ऊपर जो नॉर्मली टिप हमारी इस तरीके से इरेक्ट होती है, लेकिन अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो टिप क्या ऐसे हुक जैसा शेप ले लेती है, तो इसको टिप हुकिंग भी कहते हैं। तो ये भी कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है यही होता है हमारा ब्लॉसम मिंट रॉट या बीटर पिट ऑफ एप्पल। एक डिजीज ये भी होता है, बीटर पिट ऑफ एप्पल। बीटर पिट ऑफ एप्पल भी हमारा कैल्शियम डिफिशियंसी का होता है। तो ये सारी चीजें हमारे कैल्शियम से रिलेटेड थी। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। बाकी जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? सो हमारा जो प्लांट के ग्रीन कलर के लिए एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल एटम जो होता है या जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका है कि अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल लिख दिया तो नाम यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लोरोफिल का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। और फोटोसिंथेसिस क्या एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है प्लांट की। ठीक है, जिससे प्लांट क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसी में इंक्लूड हो जाती है। तो मेजर जो इसका काम है क्लोरोफिल का है, और क्लोरोफिल का काम क्या? फोटोसिंथेसिस। तो मेजर जो इसका रोल है फोटोसिंथेसिस में ही है मैग्नीशियम का। ठीक, इसके बाद जो इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स है, ठीक, इसका जो डिफिशियंसी सिम्टम है इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। और अभी जब मैंने लिखवाया ना इसकी डिफिशियंसी सिम्टम इंटरवेनल
क्लोरोसिस। इस वर्ड को याद रखना, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछते हैं। क्लोरोसिस मीन्स येलोइंग इंटरवेनल, मीन्स वेन्स जो होंगे हमारे ग्रीन वेन होंगे, वेन्स हमारे ग्रीन होंगे। बाकी जैसे ये हमारा लीफ है और ये मिड रिव है और ये वेन्स है, ठीक है। तो येलोइंग केवल इस एरिया में होगा, इस एरिया में होगा, इस एरिया में येलोइंग होगी, ठीक है। लेकिन वेन्स हमारे जो होंगे वो ग्रीन होंगे, ठीक, उसमें येलोइंग हमको किसी भी तरीके से नहीं दिखेगी। तो इसी को कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो ये क्वेश्चन कभी कोई पूछता है इंटरवेनल क्लोरोसिस इज मीन्स किस में आता है, तो ये हमारा मैग्नीशियम में भी आता है और आयरन में भी देखने को मिलता है। तो ज्यादातर ऑप्शन में मैग्नीशियम ही पूछता है, ठीक है। तो इंटरवेनल क्लोरोसिस यानी कि, और यहाँ ये भी किस पे होता है, लोअर लीफ। जो हमने एक चार्ट बनवाया था उसी से ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है और लोअर लीफ पे हमारा होता है। अब इसमें क्या है कि इससे क्या कौन सी डिजीज इंपॉर्टेंट है, तो एक ही डिजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो पूछता है, ठीक है, वो है सैंड ड्रोन डिजीज ऑफ टोबैको। सैंड ड्रोन डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको का एक डिजीज है जो जो मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। और जो हमारा कैटल्स है, ठीक है, कैटल या जो एनिमल है उसमें भी एक डिजीज होती है, ग्रास टीटेनी। कैटल में भी ग्रास टिटेनी करके एक डिजीज होती है जिसको हाइपोमैग्नेसेमिया कहते हैं, ठीक है। अगर हाइपोमैग्नेसेमिया लिखता है तो आपको पता है कि मैग्नीशियम डिफिशियंसी से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रास टिटेनी लिखता है तो समझ जाना कि वो मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से एक कैटल डिजीज भी होती है। तो ये सारी चीजें जो है मैग्नीशियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सल्फर। इसमें तो ये पता है ना, मैग्नीशियम Mg2+ के फॉर्म में पाया जाता है, कैल्शियम Ca2+ के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। सल्फर जो है हमारा ज्यादातर SO4 ट्वाइस यानी एनायन फॉर्म में ज्यादातर हमारा सल्फर पाया जाता है। एलिमेंटल सल्फर भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। और क्योंकि ये इसका मेन काम क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, जैसे नाइट्रोजन भी प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो इससे जो एक क्वेश्चन बनता है, मेन काम तो प्रोटीन सिंथेसिस है, सिंथेसिस। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक आपके अमीनो एसिड हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है, जिसका नाम है सिस्टीन, ठीक, सिस्टाइन, सिस्टाइन और मेथोनिन। ये 3 अमीनो एसिड ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। सिस्टीन, सिस्टीन और ये हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं, ठीक। दूसरा काम इसका क्या है, ऑयल सीड क्रॉप्स में, ऑयल सीड और पल्स क्रॉप में इसका यूज करते हैं ऑयल कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मस्टर्ड, ओनियन, गार्लिक में जो पंजेंसी आती है, जो पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है, ये भी हमारा इसी की वजह से आती है। तो ऑयल सीड में ऑयल कंटेंट के लिए और पंजेंसी के लिए हमारा सल्फर जरूरी है। ओनियन में या गार्लिक है, एलिएसी फैमिली का जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें पंजेंसी, स्मेल, ऑर्डर, टेस्ट, ये सारी चीजों के लिए हमारा सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करते हैं। तो डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑलमोस्ट नाइट्रोजन जैसी होती है, बात हमारी हो चुकी है, ठीक है।
एनसी की बात करें तो लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जैसी होती है बट ऑन यंगर लीफ, लोअर लीफ पे ना होके ये यंगर लीफ पे होती हैं। ठीक है, यही सिमिलरिटी है। ठीक है, और इसकी दो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, एक तो है येलो डिजीज ऑफ टी। पहला क्या है? येलो डिजीज ऑफ टी, सबसे जरूरी तो यही है। ठीक है, और दूसरा जो है H2S टॉक्सिसिटी, मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी से। राइस में एक एकाउची डिजीज करके होती है, डिजीज हमारा ऑकर करता है राइस में। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी से होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो और भी सारी चीजें हैं कि सल्फर जो ब्रेसिका स्पीसीज होती है ना, जो हमारी ब्रेसिका स्पीसीज या मस्टर्ड क्रॉप्स होती है, ठीक है, उसमें इसकी सिम्टम्स जल्दी देखने को मिलती है क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, और इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा उसमें हमारा कपिंग होती है। मीन्स मस्टर्ड क्रॉप में जो है कभी कभी डाउनवर्ड कपिंग या कर्लिंग देखने को मिलती है लीफ की। ठीक है, ज्यादातर ये सिम्टम्स कर्लिंग और कपिंग वाला जो सिम्टम्स है ये हमारे ब्रेसिका स्पीसीज यानी मस्टर्ड क्रॉप्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी हमारे ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये हमारा जो यंगर लीफ है वो ऊपर होती है, तो ऊपर कर्लिंग और कपिंग भी हमारे ज्यादातर सरसों में आपको इस तरीके से सिम्टम्स दिखेगा। बाकी जो सीरियल क्रॉप्स है उसमें क्या है कि हमारा पूरी पूरी पत्ती जो है ऊपर की सफेद हो जाएगी, मतलब कंप्लीट क्लोरोसिस हो जाएगी, येलो वेन्स हो जाएंगी। तो ये हमारे कुछ सल्फर से रिलेटेड बातें थी, इसमें ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो डिजीज ऑफ ये और अकाइची डिजीज ऑफ ये। और एक ये है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो जहां भी थायो वर्ड आ जाए, एक थायो वर्ड जहां भी आ जाए, जैसे मैंने थायो यूरिया बताया, तो थायो मीन्स इटसेल्फ मीन्स सल्फर। ठीक है, तो थायो बैसिलस कभी पूछेगा तो वो थायो बैसिलस हमारा क्या है? ये हमारा सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये एक बार कभी क्वेश्चन पूछा भी था कि थायो बैसिलस या सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो ये थायो बैसिलस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आयरन। इतना तो मेन था, बाकी इसके बाद जब छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता। ठीक है, थोड़े थोड़े सबसे इंपॉर्टेंट तो मॉलिब्डेनम और जिंक होता है। ठीक है, जिंक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बोरान, जिंक, बोरान और मॉलिब्डेनम, ये तीन अगर इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर याद है तो आपका काम हो जाता है। ठीक, बात करते हैं आयरन। Fe, ये +2 फॉर्म में भी पाया जाता है, +3 फॉर्म में भी पाया जाता है। मेन इसका काम क्या है? बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मीन्स जितने प्लांट के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, आपके उसमें आयरन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी आयरन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। मेन फंक्शन जो मुझे लगता है आयरन का, अगर लिखना भी चाहो तो ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, कैरियर के रूप में काम करता है। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमको वही इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखेगी, जो अभी हम मैग्नीशियम में देखा था, इंटरवेनल क्लोरोसिस। मीन्स यहाँ पे भी वेन्स ग्रीन रहेंगी। ठीक है, वेन्स ग्रीन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस यहाँ पे जो आयरन है वो न्यू लीफ में होती है और मैग्नीशियम हमारी ओल्ड लीफ में होती है।
तो जैसे नाइट्रोजन का सिमिलर टू सल्फर है, उसी तरीके से आयरन सिमिलर टू मैग्नीशियम है, बट यहाँ पे हमारे न्यू लीफ पे इसकी सिम्टम्स दिखने को मिलेगी। ठीक है, ऊपर की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ेंगी, लेकिन उसके जो वेन्स होते हैं वो हरी रहेंगे। तो ये आयरन की डिफिशियंसी का एक आपको दिखेगा। ठीक, उसके बाद इसके यहाँ जो आयरन की डिफिशियंसी से पर्टिकुलर तो कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाती हो। ठीक है, तो दो चीजें आयरन से रिलेटेड है। इसके बाद मैंगनीज। मैंगनीज MnO4 माइनस इस फॉर्म में प्लांट में होता है और प्लांट को मिलता है। ठीक है, मैंगनीज का जो मेन काम है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन। जो क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन है वो क्यों होता है क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन? हमारा मैंगनीज टॉक्सिसिटी से होता है। अभी तक ज्यादातर हम लोग ने पढ़ा है डिफिशियंसी की वजह से, लेकिन मैंगनीज टॉक्सिसिटी से ये कॉटन में डिजीज लगता है, Mn टॉक्सिसिटी। ठीक, मैंगनीज टॉक्सिसिटी से हमारा ये है। ठीक है, और डिफिशियंसी से हमारा जो डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखता है। ठीक है, आ, ये भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है और यंग वेन्स पे दिखती है। ठीक है, इसका जो डिफिशियंसी है ऑलमोस्ट आयरन है की तरह है, इंटरवेनल क्लोरोसिस। और इसमें आपको डेड स्पॉट पाए जाएंगे। आयरन में आपको डेड स्पॉट उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें डेड स्पॉट आपके लीफ पे दिखेगा। ठीक है, तो मार्सी स्पॉट ऑफ टी या पी जो डिजीज, एक ये टॉक्सिसिटी से डिजीज था इसलिए इसको अलग लिखा है। जो बाकी डिफिशियंसी से डिजीज होगी वो मार्स स्पॉट ऑफ पी। ठीक है, ये मटर जो गार्डन पी होती है हमारी, उसमें ये ज्यादातर देखने को मिलती है। और ग्रे स्पाइक ऑफ ओट, और पहला वैरायटी ऑफ शुगर केन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ शुगर केन, तो ये मैंगनीज से रिलेटेड हमारे कुछ डिजीज थे, और इसमें हमारा यंगर लीफ पे ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये न्यू लीफ पे, ये ओल्ड लीफ पे होगा, ये हमारे न्यू लीफ पे ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे डेड स्पॉट्स बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कॉपर है, आयरन हो गया, मैंगनीज, कॉपर। कॉपर जो है वो हमारा Cu2+ के फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है, ठीक है, ऑलमोस्ट आयरन जैसा ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई स्पेशल फंक्शन तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, एक बस कंपाउंड होता है प्लास्टोसियानिन। ठीक है, उसका फोटो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यूज होता है, तो उसका एक चीफ कंस्टिट्यूएंट है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कॉपर जो है प्लास्टोसियानिन में पाया जाता है। ठीक है, अ कंपाउंड ऑफ प्लास्टोसियानिन में पाया जाता है ये। ठीक है, और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, ये सेल की परमिबिलिटी को और नाइट्रेट रिडक्शन में
इसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। तो जितने भी कैटायन है, सही बता रहे हैं, कॉपर नहीं, चाहे जितने भी कैटायन होंगे, ठीक है, कैटायन के कंसंट्रेशन या किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से हमारे सेल वॉल की परमिबिलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर अगर ये थ्योरी एग्जाम होता है तो उसमें मैं बोल देता कि लिख देना सभी में, ठीक है, कि कैटायन में ये चीजें होती हैं। लेकिन बहुत स्पेशल मुझे कॉपर का कोई यूज ऐसा नहीं दिखा जो कि एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन इसके डिजीज से रिलेटेड कई का सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपका क्या क्या डिजीज हो सकती है? एक तो सिट्रस, सिट्रस में अगर कहीं भी ऑप्शन ना समझ में आए तो कॉपर अगर ऑप्शन में है तो लगा देना, क्योंकि बहुत सारी जो डिजीज सिट्रस से रिलेटेड होती हैं उसमें कॉपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉपर जैसे कि गमोसिस, गमोसिस एंड एक्जेंथेमा, ये भी सिट्रस की डिजीज है, ठीक है। कुछ ये डिजीज है सिट्रस जो कि कॉपर की वजह से होती है। दूसरी क्या है? डाइबैक, डाइबैक डिजीज ऑफ सिट्रस, ये भी कॉपर की डिफिशियंसी से होता है। इसी को कहीं कहीं रिक्लेमेशन डिजीज भी कहते हैं, यानी एक रिक्लेमेशन डिजीज भी सिट्रस में होता है, ठीक है। तो गमोसिस, एक्जेंथेमा, डाइबैक, रिक्लेमेशन ऑफ सिट्रस, ये भी सिट्रस का ही है, ये भी आपका कॉपर डिफिशियंसी से होता है। तो इसीलिए अगर कॉपर यानी सिट्रस के क्वेश्चन ऑप्शन में है और दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कॉपर के साथ चले जाना, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो है, इससे क्या मेल फ्लावर में स्टेरिलिटी भी आती है। कॉपर की डिफिशियंसी से मेल फ्लावर में स्टेरिलिटी की भी कुछ दिक्कतें आती हैं, मीन्स फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कॉपर से रिलेटेड, ठीक है। प्लास्टोसियानाइन का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। और बाकी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में इसका यूज है, ठीक है। सेल वॉल की परमिबिलिटी में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीजें यूजेज हैं, वो हम इग्नोर करते हैं। मेन इससे जो क्वेश्चन आएगा डाइबैक डिजीज जो है यही पूछता है ज्यादातर, डाइबैक डिजीज ऑफ सिट्रस। और ये जो मेल फ्लावर स्टेरिलिटी है सिट्रस में है कि ओवरऑल है? नहीं नहीं, सिट्रस में नहीं, जनरली, इन जनरल। इसके बाद बात करें, कॉपर हो गया हमारा, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया। हाँ, नेक्स्ट बोरॉन। बोरान बहुत ज्यादा, बोरान, जिंक और मॉलिब्डेनम ये एग्जाम के स्टार होते हैं। बोरॉन, ठीक, ये H3BO4 के रूप में पाया जाता है, PO3, ठीक है। और ये इसकी भी डिफिशियंसी हमको टर्मिनल बर्ड पे दिखती है, जैसे कैल्शियम है उसी तरीके से इसकी यानी डिफिशियंसी टर्मिनल बर्ड पे दिखती है, यानी ये भी हमारे प्लांट के अंदर क्या होता है, इमोबाइल होता है, इमोबाइल इन प्लांट, ये हमारे प्लांट में इमोबाइल होता है, ठीक है। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बोरान का, पॉलन जर्मिनेशन, यानी जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है या पॉलन के जर्मिनेशन में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स पॉलिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉलिनेशन फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो बोरान का जो मेजर रोल होता है, ठीक है, वो पॉलन जर्मिनेशन और फ्रूट सेटिंग होता है, ठीक। और ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर है, जैसे पोटेशियम का है, कहीं कहीं उस तरीके का काम भी ये करता है, ठीक। यानी पोटेशियम के रेशियो को भी ये रेगुलेट करता है, बोरान जो है
हमारे पोटेशियम के रेशियो को भी बैलेंस करता है, पोटेशियम और कैल्शियम रेशियो को रेगुलेट करता है। K प्लस एंड Ca2+ रेशियो, यानी पोटेशियम कैल्शियम रेशियो को भी ये हमारा रेगुलेट करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिनेशन में, ठीक, डिफिशियंसी इसकी टर्मिनल बर्ड्स पे आती हैं। ठीक, और पोटेशियम कैल्शियम के रेशियो को अगर रेगुलेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है जितना भी पोटेशियम के रोल होंगे वो सारी चीजें भी बोरान से एसोसिएटेड हो जाती हैं। ठीक, जो इसकी डिफिशियंसी दिखती है वो हमको पता है कि ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दिखता है, और डिफिशियंसी से ज्यादा इसके डिजीज से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या डिफिशियंसी डिजीज दोनों लिख सकते हैं, सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स और डिजीज दोनों लिख लेते हैं। ठीक, तो जो बोरान में हमको देखने को मिलता है, एक तो मिलता है कि बोरान की कमी से प्री मैच्योर सीड या फ्रूट ड्रॉप होता है, ये इसका सिम्टम है, मैच्योर सीड और फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट के ड्रॉप मीन्स फ्रूट बन रहा है, फ्लावर बन रहा है, लेकिन वो ड्रॉप कर जा रहा है, वो सेट नहीं हो रहा है, तो वो बोरान की कमी की वजह से भी होता है। ठीक, दूसरी जो इम्पोर्टेंट डिजीज है, पहला तो है इसमें हेन एंड चिक डिजीज। लोगों को लगता है ये पोल्ट्री की डिजीज है, हेन एंड चिकन डिजीज या चिक डिजीज, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, हेन एंड चिक डिजीज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन पोल्ट्री भी होती है, लेकिन ये पोल्ट्री का नहीं है, ग्रेप्स का है। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चरल डिजीज है, हेन एंड चिक डिजीज जो है बोरान की डिफिशियंसी से ग्रेप्स में होता है। ठीक, दूसरा क्या, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की ब्राउनिंग में ये हमको बोरान की डिफिशियंसी के से होता है। ठीक, कॉलीफ्लावर के भी हमने ये दूसरा डिफिशियंसी पढ़ा। ठीक, एक नाइट्रोजन की वजह से बटनिंग पड़ी, दूसरी बोरान की कमी से ब्राउनिंग पड़ा। ठीक, और उसके बाद फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रूट क्रैकिंग होती है, टोमेटो जो क्रैक कर जाता है, टोमेटो, ये सब बोरान की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है। ठीक है, टोमेटो में एक BER डिजीज है जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से हो रहा है, और फ्रूट क्रैकिंग जो है वो बोरान की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, ठीक है, और डाइबैक ऑफ एप्पल, ठीक है, टॉप सीकनेस ऑफ टोबैको, ये सब भी डिजीज हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट डिजीज नहीं है जितने ये तीन हमारे लिए हैं। ठीक है, एक हेन एंड चिक, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर और फ्रूट क्रैकिंग इन दिस। इसी को ब्राउनिंग को हम लोग हेलो स्टेम कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, हेलो स्टेम, हेलो स्टेम डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर, ये भी हमारा इसी की वजह से होता है। ठीक, और एक एप्पल में होता है, एप्पल में जो डिजीज होती है वो हमारी डाइबैक डिजीज जिसको कहते हैं। ठीक है, डाइबैक ऑफ एप्पल, डाइबैक ऑफ सिट्रस कॉपर की वजह से, डाइबैक ऑफ एप्पल बोरान की वजह से होता है। ठीक है, इसको कहीं कहीं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉर्क भी कहते हैं। कॉर्क डिजीज भी कहते हैं, तो ज्यादातर ये है। तो ये बोरान की जो है बहुत सारी डिजीज है, लेकिन इसमें ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलन जर्मिनेशन और जो हमारा पोटेशियम के रेशियो को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक इमोबाइल इन प्लांट है, प्लांट में इमोबाइल होने की वजह से इसकी डिफिशियंसी हमारे टर्मिनल बर्ड पे देखने को मिलती है। तो ये हमारा बोरान है, और अगला जो है जिंक, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जिंक से क्वेश्चन एक ही एग्जाम में दो दो बार पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, जब से हमने एग्जाम दिया तो उसमें
आपको खैरा डिजीज ऑफ राइस पूछ दिया था, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, मतलब एक ही एग्जाम में ये क्वेश्चन दो बार आया था, दोनों का आंसर जिंक है। तो जिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Zn 2+, तो जिंक का काम क्या है? तो जिंक का जो मेजर काम है, ये तो पहली बात तो डिफिशियंसी इसकी क्लियर है कि ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जिसका काम है, बहुत सारे हार्मोन की बायोसिंथेसिस में यूज होता है इसका, ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन। हार्मोन की सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है, बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन, ठीक। और ये किस फॉर्म में अवेलेबल है? Zn2+ फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक। और बहुत सारे हार्मोन जैसे ऑक्सिन है, इंडोलिक एसिटिक एसिड है, बेसिकली ये ऑक्सिन है, उसकी सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के रेट और रेस्पिरेशन में यानी रिप्रोडक्शन में, कुछ प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में भी या रिप्रोडक्टिव फेज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं वो इसकी डिफिशियंसी या इसके डिजीज से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से डिजीज जो है हमारे जिंक की वजह से होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज है डिजीज, जो इम्पोर्टेंट लिस्ट लिख लेना। इसमें सबसे पहला है व्हाइट बर्ड और लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, या व्हाइट बर्ड ऑफ मेज ही लिखते हैं पहले, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक। दूसरा है खैरा डिजीज ऑफ राइस, ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, ठीक है। इसके बाद मॉटल लीफ ऑफ सिट्रस, रोजेट फॉर्मेशन, और भी तमाम सारी की डिजीज होती हैं, जैसे कि माल फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, मैंगो माल फॉर्मेशन या माल फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो उसमें ये कुछ तीन जो डिजीज है, ये ऊपर की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिंक से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। और ज्यादा तो जो जिंक हमको की डिफिशियंसी दिखती है, ये फुल्ली मैच्योर्ड लीफ से 2 या 3 लीफ ऊपर दिखती है। जैसे हमारा जो फुल्ली मैच्योर्ड लीफ मतलब नीचे का है, उससे 2 या 3 लीफ ऊपर की जो बीच वाला हिस्सा होता है, वहां पे हमको जिंक की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, मिड पोर्शन में देखने को मिलती है, कि थोड़ा सा मैच्योर्ड भी होता है, थोड़ा सा इमेच्योर्ड भी लीफ होती है, वहां पे ये हमको देखने को मिलता है, ठीक। तो ये जिंक की डिफिशियंसी है। कितनी चीज हो गई? नेक्स्ट है हमारा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम एमओ, ठीक। मॉलिब्डेनम का ज्यादातर जो काम है, ठीक है, ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के या जो होती है उसका एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, जो नाइट्रेट का रिडक्शन होता है, ठीक है, उसमें इसको बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। तो मॉलिब्डेनम से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन या 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि ये एक नाइट्रेट रिडक्टेज फॉर्म में, जहां लास्ट में एज आ जाता है, समझ जाओ कि वो किसी एंजाइम का नाम है, ठीक है। रिडक्टेज ये एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, ठीक है, जिसका एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, या इम्पोर्टेंट
कंपोनेंट होता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम हमारा इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस एंजाइम का, ठीक। और दूसरा क्या है, ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो हमने कल पढ़ा था ना नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, तो उनको ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। और जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है पल्स क्रॉप में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें राइजोबियम पाया जाता है। पल्सेस में ये ज्यादातर मॉलिब्डेनम हमको देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो डिजीज क्या क्या एसोसिएटेड होते हैं, ठीक। तो एक जो पॉपुलर डिजीज है, ठीक है, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर। मॉलिब्डेनम से एक पॉपुलर जो डिजीज है, विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, दूसरा क्या, येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस। लेकिन मॉलिब्डेनम के लिए ये वाला ना ज्यादा ना पूछ, ये ऊपर के तीन से ही ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ये ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में एज ए ब्रिज भी काम करता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो इसके रोल में कि एक्ट एज ए ब्रिज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में एक्ट एज ए ब्रिज, ब्रिज या लिंक के रूप में ये काम करता है मॉलिब्डेनम। तो ये सारी चीजें थी। इसका जो आपको अ, ये NO3 रिडक्शन का मतलब समझ गया ना, नाइट्रेट रिडक्शन में क्या होगा, जो नाइट्रेट रिडक्शन लिखा है या नाइट्रेट रिडक्शन लिखा है, इसमें आपका क्या कन्वर्ट होगा, NO3 मीन्स माइनस, ये हमारा नाइट्रेट है, हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन, ये यहाँ से हमारा क्या बनेगा, NH4 में जा रहा है या N2O में, मीन्स यहाँ से NO2 माइनस, यहाँ से फिर ये N2 जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो गया। तो डीनाइट्रिफिकेशन में भी मॉलिब्डेनम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। तो ये सारी चीजें मॉलिब्डेनम से रिलेटेड बातें थी। मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से हमारा विप्टल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर और येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस होता है, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन के से रिलेटेड तो हमने बात तो हालांकि कर ही रखी है, ठीक है। क्लोरीन, ठीक, ये Cl माइनस फॉर्म में पाया जाता है, एनायन है, ठीक है। और ज्यादा सेंसिटिव क्रॉप कौन होते हैं, ठीक है। क्लोरीन किस क्रॉप में नहीं दी जाती, हमारा ज्यादातर जो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम एंड टोबैको क्रॉप, जो सोलेनेसियस भी क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू क्लोरीन। अगर हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्लोरीन दे देते हैं तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है, क्रॉप सेंसिटिव टू क्लोराइड, ठीक है। तो लेग्यूम टोबैको, मेनली टोबैको ही जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी लीफ में बर्निंग हो जाती है या उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर जाती है, तो ये बहुत ही ज्यादा और एनायन है, तो जिस तरीके से कैटायन का काम होता है ना, ऑस्मोटिक प्रोसेस या ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, तो एनायन भी उसका अपोजिट काम करता है। स्टोमेटो रेगुलेशन में एनायन का भी उतना ही अच्छा मतलब उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है जितना कैटायन का होता है। तो जैसे पोटेशियम की बात की, तो पोटेशियम का काम जो स्टोमेटल रेगुलेशन का होता है, तो क्लोराइड ज्यादातर क्या है, KCl ही हमको ज्यादातर मिलते हैं सोल्यूशन फॉर्म में, तो क्लोराइड आयन भी हल्का फुल्का इंस्ट्रूमेंटल रेगुलेशन में काम आता है, लेकिन ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और तो इसलिए हमेशा बस यही पूछता है कि क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो लेग्यूम्स और जो हमारे टोबैको क्रॉप्स है, पोटैटो क्रॉप्स है, ठीक है, शुगर कैन, मतलब स्टार्ची जितने क्रॉप्स हैं, स्टार्ची क्रॉप्स जिसमें स्टार्च पाए जाते हैं, जैसे पोटैटो है, ठीक है, शुगर केन है, ठीक है, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं ये हमारे सेंसिटिव क्रॉप्स होते हैं। तो इसमें हमको क्लोराइड या क्लोराइड की मात्रा थोड़ी सी संभल के इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक। इसके बाद हमारा
सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो हो गए, ठीक है। अब हमारा जो बच्चा है क्या बचा है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट ना। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको बस नाम लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एक है कोबाल्ट, एक एक लाइन में इन सबको देख लेते हैं। सिलिकॉन, और एक लास्ट निकल, जो लास्ट रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है, लास्ट ऐड हुआ है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ये ऐड हुआ है, ठीक। और एक सोडियम, ये बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, ये Na+ के फॉर्म में पाया जाता है। तो सोडियम पूरी तरीके से पोटेशियम से मैच करता हुआ चीज है, निकेल जितना है सारे हमारे आयरन और जिंक से मिलते जुलते प्रॉपर्टी को करता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हो कि जैसे जिंक हो और आयरन होता है उसी तरीके से ये है। सोडियम का भी काम ऑलमोस्ट पोटेशियम जैसा ही होता है, ठीक है। सिलिकॉन जो है सबसे ज्यादा जो किस क्रॉप के लिए जरूरी होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, सिलिकॉन क्या काम क्या है और सिलिकॉन किस क्रॉप के लिए ज्यादा जरूरी है। तो सिलिकॉन का हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल जो करते हैं राइस क्रॉप में करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर राइस एंड मेज, ठीक है। सिलिकॉन, क्योंकि सिलिका जो है हमारे प्लांट के अंदर जो स्ट्रेस होता है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे डिजीज, पेस्ट और लॉजिंग की दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है। मेन काम जो है ये एक तरीके से बायोटिक, बायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, एंड एबायोटिक स्ट्रेस जो बायो डिजीज और पेस्ट की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, इसको रिड्यूस करता है। तो राइस में एक डिजीज ब्लास्ट डिजीज होती है, ठीक है, ब्लास्ट डिजीज के कंट्रोल के लिए हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सिलिकॉन से रिलेटेड है। और कोबाल्ट क्या है, जैसे आयरन हमारा क्या ऑक्सीजन कैरियर के रूप में काम करता है, उसी तरह कोबाल्ट का भी यही काम है, ठीक है, कि ये जितने भी हमारे सिम्बायोटिक राइजोबियम है या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया हैं, उनके ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। और उसके अलावा इसका जो काम है, ये आपके ऑक्सीजन कैरियर के रूप में भी इस्तेमाल होता है कोबाल्ट। और एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीजन कैरियर नहीं पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है B12, विटामिन B12। भाई जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोग कहते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जब अगर हमको विटामिन बी का अगर हमको अगर नाम पूछोगे तो साइनो कोबाल अमीन, जो कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है विटामिन B12 का। तो यही पूछता है कि कोबाल्ट किसका मतलब इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। तो उसमें विटामिन B1 होगा, B2 होगा, B12 होगा, ए होगा। तो उसमें आंसर है हमारा विटामिन B12। तो ये सारे चीजें थी, जितने भी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड बातें वो हमने कर रख कर ली, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो? एलिमेंट्स हैं तो वो मतलब सिर्फ वो पोटाशियम को ही मतलब पोटाशियम के चैनल को ही मेंटेन करता है बस। नहीं, पोटेशियम के चैनल को नहीं करता, लेकिन मैंने ये बोला कि ऑलमोस्ट जो काम होता है, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मेजर काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन जैसे काम होता है कैटायन से होता है। पोटेशियम को एज ए कैटायन मानो तो सोडियम भी ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है कैरेक्टरिस्टिक उस पोटेशियम जैसी ही, ठीक है, कि वो आपकी स्टोमेटल क्लोजिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। और सॉल्ट आपके ट्रांसपीरेशन रेट को मेंटेन करेगा, फोटोसिंथेसिस रेट को मेंटेन करेगा। तो ये बात थी उसकी, ठीक है। फिर बाकी कल हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है, ठीक है, मोबिलिटी ऑर्डर क्या है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं, सॉइल के अंदर क्या है,
ठीक है, उसको करने के बाद ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद व्हाट हम लोग देख लेंगे, सॉइल इरोजन देख लेंगे और लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, जो कि सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट है। तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, फिर हमारा सॉइल साइंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर बाकी जो क्वेश्चन करते रहना, जहां बचेगा उसके लिए फिर अलग से एक मिसलेनियस सेशन ले लेंगे, जिसमें सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा।